हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विंस क्लास में बेटा हम की बैच में केमिस्ट्री में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा अभी तक हम क्या बोलते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के साथ साथ होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, एम्बिडेंटेड लिगेंड, कीलेट लिगेंड, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी 7 मार्क्स की यूनिट है आपकी। तो 2 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो हर साल लगभग फिक्स रहता है, वो होता है आपका IUPAC ने, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो है वर्नर्स थ्योरी। यहां से क्वेश्चन तो आता ही है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने दी, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझाने के लिए कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने दी, उप सहसंयोजन सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है वर्नर ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने लिखा है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत। ठीक है, वर्नर एक साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी। इसमें उन्होंने बताया कि 2 टाइप्स की वैलेंसी प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु जो होती है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन जो है, उसकी 2 प्रकार की संयोजकता यहाँ हमको देखने को मिलती है। उन 2 को हम बोलते हैं, दोनों वैलेंसी को हम पहले बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने क्या बोला, वर्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी और उसमें बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, जनरली आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, 2 प्रकार की संयोजकता होती है। हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला तो ये बनता है कि कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसने दी, तो आप बोल दोगे सर वर्नर दी, अल्फ्रेड वर्नर ने दी। उप सहसंयोजन सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे सर अल्फ्रेड वर्नर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, वो कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है जनरली जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनिक वैलेंसी भी बोलते हैं उसको हम। प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता कहलाती है। दूसरी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको नॉन आयनिक वैलेंसी बोलते हैं, अनआयनिक संयोजकता कहा जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आयनिक वैलेंसी किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता को कहा जाता है। और नॉन आयोनिक या अनआयनिक वैलेंसी किसको बोलते हैं, तो बेटा आप याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी को। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डेड डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेड डैश के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, आप बोलते हो उसको एस फॉर्म में, हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन या एग्जांपल की मदद से समझते हैं बेटा। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, अभी तक हम समझ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी चीजें होती है कि एक लिगेंड होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, और बाहर जो होते हैं उनको बोलते हैं काउंटर आयन, प्रत्यायन बोलते हैं। अब बेटा मैं अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में आपका आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके आसपास ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपके काउंटर आयन भी जुड़े हुए हैं एक तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये जो कोबाल्ट है मैंने यहाँ पे सेंटर में लिखा है, इसके आसपास जो NH3 है, NH3 यहाँ पे लिगेंड है बेटा। तो लिगेंड की नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, लिगेंड की संख्या यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर मैंने 6 NH3 लिख दिया, आप देख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर बाहर जो काउंटर आयन है Cl3 जो है, उसको मैंने डेड डैश के फॉर्म में लिख दिया। आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये NH3 वाला जो पार्ट है, ये NH3 वाला पार्ट जो है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, द्वितीय संयोजकता को ये वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता होगी ये वाली होगी और द्वितीय संयोजकता आपकी ये वाली होगी, तो इनकी नंबरिंग को हम बोल देंगे। साथ ही साथ आप स्ट्रक्चर में खुद देख लो कि यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल एक हार्ड लाइन में जो आपको रिप्रेजेंट करी है, ये NH3 को करा है, यानी ये कौन सी हो गई बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। और मैंने बोला है कि जो डेड डैश फॉर्म में लिखी रहती है वो होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राथमिक संयोजकता कितनी है, और द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो देखो बेटा, प्राथमिक संयोजकता किसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे। तो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 3।
यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। Cl जो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन यहाँ पर या क्लोरिडो जो क्लोराइड जो होता है यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसकी संख्या 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता हो गई 3। और ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहीं पर इसकी नंबरिंग देख सकते हैं 6। कितनी है बेटा NH3 की नंबरिंग कितनी है 6 है, तो ये हो गई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता, जो कि आपके उप सहसंयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस का कॉन्सेप्ट जो कि वर्णा ने बताया था। अब अगला जो पार्ट है बेटा इस चैप्टर में वो लास्ट पार्ट है, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आईपीएससी से आता ही है, हर बार से आता है, इस बार भी पूरे चांस है कि यहाँ से आएगा या आएगा क्वेश्चन। तो आपको आईपीएससी नेम अच्छे से समझ लेने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उप सहसंयोजन संख्या के। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएससी नेम समझने के लिए हमको कुछ रूल की जरूरत होती है, कुछ रूल हमको पता होना चाहिए, तो ये नाम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा मैंने आपके सामने कुछ आईपीएससी नेम लिखे हैं, इसमें 2 टाइप की चीजें होती है, एक तो आपको फॉर्मूला दिया रहता है, उनका नाम लिखना होता है, दूसरे केस में आपको नाम दिया रहता है, उनका फॉर्मूला बनाना होता है। ठीक है, दोनों ही आसान होते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए, लिगेंड का आइडिया होना चाहिए आपको, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी जो चीज है इसमें वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या वो निकालते आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो फिर आप पूरा नाम भी लिख लोगे और कोऑर्डिनेशन नंबर के भैया बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या या फिर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, तो वो अगर गलत लिखोगे तो पूरा नाम गलत हो जाएगा, तो वो आपको निकालते आनी चाहिए। और कैसे निकालना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास कंपाउंड लिखा है उसको हमको 2 पार्ट में बांटना है। आपको याद रखना है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक काउंटर आयन वाला पार्ट होता है और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक आपका प्रति आयन होता है और एक होता है समन्वय मंडल या उप संयोजन संख्या, उप सहसंयोजन क्षेत्र होता है। तो आप बोलोगे इन दोनों पार्ट को हमको डिवाइड कर लेना, अगर है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं बेटा, क्योंकि इसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है एक पार्ट नेगेटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे हम पहचाने कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा पार्ट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कैसे हम जाने कि कौन सा धनात्मक भाग है कौन सा ऋणात्मक भाग है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको पहले दिन भी समझाई थी कि आपका जो पार्ट पहले लिखा है वो पार्ट आपका पॉजिटिव पार्ट है और जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखो सर ये जो बड़ा ब्रैकेट के बाहर K4 लिखा है ये कहलाएगा पूरा पॉजिटिव पार्ट। हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया बेटा आपका नेगेटिव पार्ट। तो आप बोलोगे बेटा बहुत ही आसान है, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव है। चाहे ब्रैकेट पहले है तो वो पॉजिटिव हो गया, बाद में है तो ब्रैकेट नेगेटिव। जैसे इसमें देखो इसमें ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, अब यहाँ पर ये पहले है ये बाद में है, तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है। तो सबसे सिंपल काम क्या है, सबसे पहले हमको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को अलग अलग कर लेना है। अगर हमने इतना कर लिया है तो उसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो हमेशा पहले लिखना है। पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसका नाम पहले लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम लिखना चाहूँ तो पहले कौन है बेटा K4, तो यहाँ पर K मतलब आप जानते हो K मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम होता है। तो सबसे पहले मैं इसी का नाम लिखूंगा क्योंकि मैंने बोला पॉजिटिव पार्ट पहले लिखे, तो मैंने इसका नाम लिख दिया पहले पोटेशियम, मैंने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम बेटा। अब मैंने पोटेशियम लिख दिया है, अब मैंने बोला सर पॉजिटिव पार्ट वाला मामला खत्म हो गया, अब नेगेटिव पार्ट की बात कर ले। नेगेटिव पार्ट अगर ब्रैकेट वाला पार्ट है तो आपको नेगेटिव पार्ट या ब्रैकेट वाले पार्ट में अंदर जाना है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव पार्ट जो है उसमें के अंदर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी चीजें है, एक है लिगेंड एक आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसमें किसको पहले लिखे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमको पहले, अगर हम ब्रैकेट लिख रहे हैं चाहे पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, जब भी हम ब्रैकेट वाले या ब्रैकेट के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उनको लिखने जा रहे हैं आईपीएससी नेम में, तो सबसे पहले आपको लिगेंड लिखना है और लिगेंड भी उसकी नंबर जो होते हैं उसके साथ लिखना है। तो जैसे मैंने बोला सर ये सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड है, तो मुझे पहले क्या लिखना होगा, लिगेंड लिखना है और मैं लिगेंड लिखूंगा। लिगेंड कौन है बेटा, CN। अब CN को क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे CN को वैसे साइनो बोलते हैं, लेकिन अगर हम आईपीएससी के न्यू नेम में देखेंगे तो उसको साइनिडो कहा जाता है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा CN के लिए साइनिडो, लेकिन सिर्फ साइनिडो नहीं लिखेंगे, हमको नंबर ऑफ लिगेंड भी साथ में लिखना है। नंबर ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड की संख्या कितनी वो भी साथ में लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। तो 6 नंबर ऑफ लिगेंड है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 6 के लिखेंगे हेक्सा और CN के लिए लिख देंगे साइनिडो। तो इसका नाम कैसा होगा बेटा, पोटेशियम हेक्सा
साइनिडो, ठीक है, ये हमने लिख दिया बेटा। पोटेशियम, पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा तो मैंने लिख दिया पोटेशियम, फिर नेगेटिव पार्ट लिखने गए, नेगेटिव पार्ट में भी पहले हमने बोला ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, और लिगेंड का नाम लिखते समय भी उसके साथ उसके नंबर साथ में लिखना है। तो हमने बोला सर लिगेंड तो साइनिडो है और नंबर 6 है, तो हमने लिख दिया हेक्सा साइनिडो। अब बारी आती है आपके लास्ट पार्ट की, जो कि आपका है सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम लिख रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख रहे हैं, तो उसको ये देख लेना है कि वो पॉजिटिव पार्ट में आ रही है या नेगेटिव पार्ट में आ रही है। अगर यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु है वो पॉजिटिव पार्ट में है, कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऊपर हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर ब्रैकेट नेगेटिव पार्ट में आ रहा, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु नेगेटिव भाग में, ऋणात्मक भाग में आ रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पार्ट में आ रही है, तो अगर कोई नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम होगा, वो एज इट इज नहीं लिखेंगे, उसके नाम के आगे हम 8 वर्ड लगा देंगे। अब जैसे एफी को तो आप आयरन बोलते हो, लेकिन यहाँ पर आयरन भी नहीं लिखा जाता है, एफी के लिए हम लिखते हैं बेटा फेरस। क्या लिखते हैं? फेरस। और फेरस ही नहीं लिखेंगे क्योंकि फेरस तो एफी को लिखते हैं, बट ये नेगेटिव पार्ट में आ रही है तो इसको हम बोल देंगे फेरेट। क्या बोल देंगे? फेरेट। तो आपको क्या लिखना है बेटा यहाँ पे? फेरेट। फेरेट। मैंने बोला सर नेगेटिव पार्ट में आ रही है अगर सेंट्रल मेटल एटम, तो उसके नाम के बाद हम 8 वर्ड लगा देंगे। ये फेरस था तो फेरेट हो गया क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है। अब जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, चाहे पहले लिखे बाद में लिखे कहीं भी लिखे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ही, उसके साथ ही ब्रैकेट में आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो आपका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है तो आपको रोमन मेथड में लिखना है, रोमन पद्धति में लिखना है, 1 2 3 जो भी हो वो लिखना है आपको। अब आपको यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बेटा आप पूरा नाम फिर भी सीख लोगे, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते नहीं आया तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं आया तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना ही आना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालते आना चाहिए। अगर नहीं निकालता है तो क्या करें सर? तो कोई बात नहीं, हम अभी सीख लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा कि हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसी कंपाउंड को मैं फिर से लिख रहा हूँ और यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले। अब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा, उसके पास जो होंगे, उसके आसपास जो जुड़े हुए होंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता होना चाहिए क्योंकि उनकी फिक्स होती है। तो आप बोलोगे सर कि उनकी पता होगी तो ही निकाल पाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एफी की, क्योंकि एफी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ही ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ मुझे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम मान लेंगे बेटा एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। तो मैंने बोला ये एफी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको मैंने बोल दिया सर एक्स। अब मुझे ये जो CN होता है और K4 होता है जो लिखा हुआ है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर पता होगी तो ही मैं निकाल पाऊंगा, नहीं तो निकाल पाऊंगा। अब मुझे पता बेटा साइनो जो होता है, साइनो जिसको हम साइनिडो बोलते हैं, ये एक लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम बोलेंगे अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -1। कितनी हो गई बेटा? -1। साथ ही साथ के मतलब पोटेशियम, और पोटेशियम क्या आप जानते हो जैसे सोडियम होता है वैसे पोटेशियम होता है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। यहाँ पे -1 +1 आपको ये बातें ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर के की हो गई +1, CN की हो गई -1, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो एक एक की है, एक के की +1 है, एक CN की -1 है। यहाँ पर तो आपके 4 और 6 जुड़े हैं, तो कैसे निकालेंगे बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझो। मैंने बोला सर जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसको तो एक माना, एक सीक्वेंस में हम लिखते हैं। के जो होता है बेटा, के हमने बोला है +1, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में +1। एक की +1 होती है, लेकिन यहाँ पर के कितने हैं? 4 जुड़े हैं, तो आपको 4 से क्या कर दोगे? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब लिखेंगे बेटा प्लस, ये एफी की निकालना है तो इसको हमने x माना है तो मैंने x ऐसे ही लिख दिया। अगर यहाँ पर 2 होंगे तो आपको 2x लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए आप। साथ ही साथ यहाँ पर CN है बेटा, तो CN की मैंने बोल दी कि CN जो साइनिडो होता है इसकी कितनी होती है? -1। और यहाँ पर कितने CN जुड़े हैं? तो आप बोलोगे सर 6 CN जुड़े हैं, तो आप बोलोगे 6 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इज इक्वल ने फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के साइन के बाद अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये तो हमने ऊपर इनको समझाने के लिए लगाए हैं, इस कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप बोलोगे यहाँ पर इक्वल के बाद लगा देंगे 0। क्या लगा देंगे? 0। अगर चार्ज होगा तो जो भी चार्ज होगा लिखना पड़ेगा -1 +1 +2 -2, जो भी चार्ज होगा हमको यहाँ पे लिखना है। अब हमको क्या करना है बेटा? देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये x वैसा का वैसा, ये 6 का अंदर अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है?
आपको x की वैल्यू चाहिए, आप -6 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा +6, ठीक है। और ये +4 इधर जाके आ जाएगा -4, ठीक है। और x की वैल्यू चाहिए आपको, तो +6 और -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा +2, यानी ये +2 ही आपकी क्या हो गई बेटा, ये +2 ही क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। अब +2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। इस कंपाउंड में एफी या आयरन जो है बेटा, फेरेट जो हमने लिखा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो +2 के लिए आपको ऐसे 2 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, +2 के लिए 2 लिखना है। तो आप लिखोगे रोमन मेथड में हम 2 ऐसा लिखते हैं, तो हमने ये लिख दिया सर 2। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका पूरा नाम। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट अलग कर लिया। पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा, ये पॉजिटिव पार्ट में था तो ये लिख दिया। नेगेटिव पार्ट अगर ब्रैकेट में आ रहा है तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन लिखे सर, लिगेंड को लिखे। लिगेंड में भी उसके नंबरिंग के साथ लिखे, हमने लिख दिया लिगेंड के नंबरिंग के साथ हेक्सासाइनिडो। बाद में हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, हमने लिख दिया सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक भाग में आ रही है, तो आपको उसमें 8 लगाना है। तो ये फेरस का फेरेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर साथ में लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली हमने, +2 आई और +2 को लिखना था यहाँ पे, तो हमको रोमन मेथड में लिखना है तो हमने लिख दिया रोमन मेथड में। ये हो गया आपका एक आईयूपीएसी नाम बेटा। इसी तरह के और भी आईयूपीएसी नाम यहाँ पे दिए हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखो ये पहले लिखा है ये पॉजिटिव पार्ट, ये बाद में लिखा है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट में आपका सबसे पहले क्या है बेटा, ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लिगेंड को ही पहले लिखेंगे। लिगेंड को उसकी नंबरिंग के साथ लिखेंगे, तो 6 लिगेंड है, तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे बेटा, हेक्सा, ठीक है। 6 के लिए हेक्सा। लिगेंड जो है NH3 लिगेंड को क्या बोलते हैं बेटा, तो याद रखना है एमाइन या एमीन बोलते हैं यहाँ पे हम। तो हेक्सा एमीन यहाँ पे लिगेंड का नाम हो गया बेटा, हेक्सा एमीन लिगेंड का नाम हो गया। फिर किसको लिखे सर, सेंट्रल मेटल एटम को लिखे, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम है कोबाल्ट, तो आप लिख दोगे कोबाल्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या यहाँ पे कोबाल्ट लिखे या कोबाल्टेट लिखे, तो आप बोलोगे सर कोबाल्ट ही लिखना है, कोबाल्टेट नहीं लिखना है, क्योंकि 8 वर्ड लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पार्ट में हो, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव पार्ट में, तो कोबाल्ट ही लिखना है। साथ ही साथ इसके साथ ही हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, अब ये NH3 का पता होगा तो निकाल पाओगे। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको बोला X, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता होना चाहिए, तो हमने बोला इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सर 0 होती है, तो ये तो 6 × 0 0 हो गया। अब बचा Cl3, तो Cl3 में आपके पता है क्लोरीन की -1 होती है, एक सके उधर जाएगी तो -1 होती है, 3 क्लोरीन है तो -3, एक सके उधर जाके +3 हो जाएगी, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 3। तो आप यहाँ पे लिख दो बेटा ब्रैकेट में 3 कैसे लिखेंगे, रोमन मेथड में। साथ ही साथ अब आपका ब्रैकेट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बाहर लिखना है आपको। अब इसके लिए क्या लिखे सर, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे, Cl के लिए क्लोराइड, ये लिख दिया मैंने क्लोराइड। तो हेक्सामीन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, जो कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन संख्या को प्रदर्शित करता है। और क्लोराइड ये इसका हो गया नाम बेटा, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब हम अगली बात करें बेटा, आप देखो यहाँ पर और समझो। अब मैंने क्या करा है, इसी कंपाउंड में NH3 था उसको 5 कर दिया है, और Cl3 था तो 1 क्लोरीन अंदर आ गया है, 2 क्लोरीन बाहर ही है। अब यहाँ पर क्या हो गए सर, 2 लिगेंड हो गए। तो यहाँ पर कैसे समझना है, तो देखो पहले हमको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव, सीधी सी बात है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव पार्ट ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, ब्रैकेट में अगर लिखना है, ब्रैकेट में अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड का। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर 2 लिगेंड आ गए सर। अब क्या करना, तो 2 लिगेंड अगर आ जाए या 2 से ज्यादा भी लिगेंड आ जाए, तो अब आपको उस लिगेंड को पहले लिखना है जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। कैसे समझे सर, ये NH3 को हम बोलते हैं बेटा एमाइन, एमिनो जो होता है, ठीक है। और क्लोरीन को यहां पर क्लोरिडो लिखेंगे। एक बात और मेरी ध्यान से समझ लो बेटा, अगर ये Cl जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये काउंटर आयन है, इसके लिए हम लिखेंगे बेटा क्लोराइड। लेकिन यही क्लोरीन में से कोई भी क्लोरीन 1 2 3 जितने भी हो बेटा, वो अगर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, मतलब वो हो गए हैं लिगेंड। और लिगेंड अगर है तो फिर Cl को आप यहाँ पे न क्लोरीन न क्लोराइड लिखोगे, यहाँ उसके लिए लिखते हैं हम क्लोरिडो। क्लोरो लिखते थे लेकिन न्यू नेम उसका क्लोरिडो है, तो उसके लिए हम लिख देंगे बेटा क्लोरिडो। अब आप देखो ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम एमीन है, इस लिगेंड का नाम क्लोरिडो है। ABCD में A पहले आता है कि C पहले आता है, आप खुद जानते हो। ABCD में A पहले आता है। तो जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो हमको कैसे लिखना है, एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उसमें हमको जो भी उसका जो भी उसका नाम होता है, उसके नाम का पहला वर्ड हमको देखना है, और वो ABCD में कौन पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो आप बोलोगे सर एमीन पहले लिखेंगे क्योंकि A पहले आता है ABCD में। एमीन को लिखेंगे तो बेटा 5 है, तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंटा।
और एमाइन के एमाइन लिख देंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। फिर लिखेंगे क्लोरिडो, ये लिख दिया बेटा ना क्लोरिडो। पॉजिटिव पार्ट में है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख देंगे। ठीक है। अब इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो NH3 का आपको पता है 0 हो जाएगा, इसकी -1, इसकी भी -1, तीनों को सेम होंगे बेटा, भले ही अलग है तो भी उधर जाके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो आप बोलोगे -1 एक क्लोरीन की होती, 3 क्लोरीन की -3 हो जाएगी, उधर जाके +3 हो जाएगी, यानी कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर इसकी भी क्या आ जाएगा बेटा 3। साथ ही साथ ये बाहर वाले क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे बेटा, तो बाहर वाले क्लोरीन के लिख देंगे क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम। तो एक बार क्लोरिडो लिखा, क्लोरिडो क्यों लिखा, अगर क्लोरीन आपका लिगेंड के फॉर्म में तो इसके लिए हम क्लोरिडो लिखते हैं, ये हो गया नाम। अगला नाम देखो बेटा, इसमें वापस से पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव। आपने बोला सर क्या करें, पॉजिटिव को पहले लिखे, पॉजिटिव में क्या है तो लिख दिया मैंने बेटा पोटेशियम, पोटेशियम, ये क्या कर दिया बेटा हमने पोटेशियम, ठीक है, लिख दिया पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट लिखना है, ब्रैकेट के अंदर OH लिखा है, OH और 4 लिखा है। अब OH जो होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सो, क्या बोल देंगे हाइड्रोक्सो, तो OH के लिए आप हाइड्रोक्सो लिखोगे, और साथ ही साथ 4 है तो आप 4 के लिए क्या लिखते हो टेट्रा, क्या लिखते हो बेटा टेट्रा, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखना है आपको, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा और OH के लिए हाइड्रोक्सो लिख दिया हमने बेटा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है बेटा कि इस मेटल का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। अब फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर वापस से सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक भाग में आ गई, नेगेटिव पार्ट में आ गई, तो ऐसे तो जिंक को हम Zn को जिंक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पार्ट में है, तो जिंक को लिखेंगे यहाँ पे जिंक और इसके आगे 8 लगा देंगे तो जिंकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं बेटा, जिंक लिखा मैंने, लिख दिया, और जिंक के बाद हम क्या लगा देंगे नेगेटिव पार्ट में तो 8, तो ये हो जाएगा जिंकेट, क्या हो जाएगा जिंकेट। साथ ही साथ हमको क्या लिखना है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, इसके साथ ही लिखना है, ठीक है सर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब हम बोलेंगे सर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, ठीक वही बात, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मानना है X, पास वालों के पता होना चाहिए। K की कितनी होती है बेटा, अभी अपन ने बात करी थी, 1 K की होती है +1, 2 K की हो जाएगी +2, एक OH की होती है -1, 4 OH की हो जाएगी -4, -4 एक सके उधर जाके +4 हो जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, +4 -2 क्या आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा, मतलब आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी, जो कि आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने आपको एक बार निकाल के पूरी बताई है कैसे निकाली जाती है, आप इसको बिल्कुल ट्राई करना, आपको ये आ जाएगी, क्योंकि ये नाम जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी होती रहेगी, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी सारी, और एक बार कर ली तो आपको आ भी जाएंगे पक्के से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, और ब्रैकेट में 2 आ गया, 2 कैसे आया सर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अगला हमारा कंपाउंड बेटा ये लिखा हुआ है, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर ही वही कहानी सर, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ठीक है कर लेंगे सर, ये बाहर जो लिखा है या पहले जो लिखा है वो पॉजिटिव, बाद में लिखा वो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट में जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे, लिख देंगे सर, के लिखा है पॉजिटिव पार्ट में तो हम के लिए क्या लिखते हैं बेटा पोटेशियम, मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। अब के लिए हमने पोटेशियम लिखना था, हमने लिख दिया पोटेशियम। अब हम वापस से क्या करेंगे बेटा, अब हमको नेगेटिव पार्ट लिखना है, नेगेटिव पार्ट में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पहले लिगेंड आता है, लिगेंड का पहले नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम क्या है सर, तो लिगेंड के तौर पे यहाँ लिखा है C2O4, C2O4 जो होता है बेटा वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसका नाम होता है ऑक्सिलेटो आयन बोलते हैं उसको हम, यहाँ पे ऑक्सिलेटो हम उसके लिए लिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप बोलोगे सर यहाँ पर उसकी नंबरिंग भी दी हुई है, तो ठीक है दी हुई है, नंबरिंग कितनी है सर 3, तो यहाँ पे ट्राई ऑक्सिलेटो लिख देंगे, 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा ट्राई, 3 के क्या लिखे क्या लिखते हैं ट्राई, और C2O4 को क्या बोलेंगे बेटा ऑक्सिलेटो, तो हमने लिख दिया ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो ये हो गया आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, सीधी सी बात है बेटा। अब हमको क्या लिखना है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो लिख दिया, अब हमको लिखना है बेटा Fe यानी फेरस आयरन, लेकिन फिर वही बात है कि Fe जो है नेगेटिव पार्ट में है तो फेरस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा था फेरेट, इसे यहाँ पर भी लिखेंगे फेरेट, तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे फेरेट, या नीचे लिख दिया मैंने फेरेट, ठीक। वही बात, इसके ब्रैकेट में सर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऐसी कंडीशन क्या लिखना है, कैसे लिखे सर, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, जिसकी पता हो, जैसे इसकी पता है कि के की होती +1, यहाँ पे 3 के तो हो जाएगी +3, इसकी एक की होती -2 बेटा, एक की -2 है, 3 है तो यहाँ पे हो जाएगी -6, कितनी हो जाएगी बेटा -6 उधर जाके प्लस का 6, ये इधर जाके देखो इधर क्या होता था -6 होता था, इधर जाके प्लस का 6 हो जाता था, तो ये भी +6 हो जाएगा, और ये +3 जो उधर जाके -3 हो जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 3 आपका आ जाएगा
प्लस का 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई यहाँ पे बेटा इसकी 3। ये तरीका आप हमेशा ध्यान रखो, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक से मानना है, जिसकी पता हो वो लिख देनी है, जितने मॉलिक्यूल उसके जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। एक से के उधर जीरो लिख दो अगर कोई चार्ज नहीं है तो, और धीरे धीरे दोनों को आप एक से उधर लेके जाओगे तो जो माइनस वाला है एक से उधर जाके प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है माइनस से उधर जाके माइनस का हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये फेरेट थ्री हो गया। अब ये तो आपके कुछ नाम हुए बेटा, इसमें आपको फॉर्मूला दिया था और आपने क्या करा, उसका नाम बना के बता दिया। कैसे नाम बनाया सर, हमको जो फॉर्मूला दिया था उसमें हमने सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग कर लिया, हमको पता चल गया पॉजिटिव पार्ट कौन है, नेगेटिव पार्ट है। कैसे पता करें सर, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को पहले लिखना है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, ये के पहले था तो पोटेशियम लिख दिया के लिए। नेगेटिव वाला बाद में लिखना है, नेगेटिव वाला बाद में था तो बाद में लिखा। आप नेगेटिव में अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला, समन्वय मंडल के अंदर वाला क्षेत्र लिख रहे हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड का नाम हमको पता होना चाहिए, लिगेंड का नाम उसके नंबर को साथ लिखे जाएंगे। तो अगर 6 लिगेंड है तो हेक्सा, 5 लिगेंड है तो पेंटा, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, सीधी सी बात है, 4 है तो टेट्रा, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि उसका नाम जब हम लिखेंगे तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ गए तो क्या करना सर, एक से ज्यादा लिगेंड आ गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन लिगेंड के नाम का पहला अक्षर दोनों का, देखो 2-3 लिगेंड जितने भी आए उन सब लिगेंड के नाम लिख दो पहले, और उनका पहला लेटर देखो, पहला लेटर देख के बताओ कि एबीसीडी में कौन पहले आता है, उस सीक्वेंस में आपको लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है कुल मिलाकर, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिगेंड्स के नाम लिखना है अगर मोर देन 1 लिगेंड है तो। साथ ही साथ आपको क्या करना है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। नाम लिखते समय ध्यान रखना है पॉजिटिव पार्ट में नेगेटिव पार्ट में, अगर नेगेटिव पार्ट में है तो उसका नाम जो है उसके बाद आपको 8 वर्ड लगाना, अगर पॉजिटिव पार्ट में है, पॉजिटिव पार्ट में है तो जो उसका नाम है वही लिख दो। साथ ही साथ उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर साथ में लिखना ही लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम जो है, केंद्रीय धातु परमाणु जो है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके साथ लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, निकालने का तरीका बताया। जो भी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर को +2 +3 जो भी आएगी उसको हम रोमन मेथड में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिख के बताया। ये तो आपका बेटा फॉर्मूले से नाम बनाना हुआ। अब यहाँ पर 2 मैंने ऐसे नाम लिखे हैं जिसमें आपको नाम दिया गया है और नाम के हेल्प से आपको क्या बताना है, उनका फॉर्मूला। ये भी टफ नहीं है, अगर आपको ये आ गए तो ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको नाम दिया है टेट्रा कार्बोनिल निकिलेट, टेट्रा कार्बोनिल निकिल लिखा हुआ है, सॉरी निकिलेट नहीं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल लिखा है, उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है जो कि 0 है। कैसे लिखेंगे सर, टेट्रा, जाहिर सी बात है टेट्रा की बात हो रही, मतलब किसकी बात हो रही बेटा, टेट्रा है तो मैं बोल दूंगा सर 4 लिख दिया मैंने। कार्बोनिल तो आप बोलोगे सर सीओ ग्रुप की बात हो रही, किसकी बात हो रही, सीओ ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, सीओ ग्रुप, तो टेट्रा कार्बोनिल ये लिख दिया मैंने। अब निकिल बोला है तो निकिल की बात हो रही, निकिल क्या होगा बेटा यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, तो निकिल के लिए हम लिख दिया एन आई लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 0 लिखा है तो आपको कोई लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगी 0, तो टेट्रा टेट्रा, कार्बोनिल कार्बोनिल, निकिल निकिल, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है तो 0 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, आपने नाम से फॉर्मूला बना के बता दिया। दूसरा समझ लो बेटा, दूसरा थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा क्या लिख दिया उसने, ट्रिस, क्या लिख दिया है, ट्रिस 1,2 डायमाइन क्रोमियम और ब्रैकेट में 3 और फिर लिखा है क्लोराइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है बेटा कि क्रोमियम से एक बात तो क्लियर हो गई कि क्रोमियम लिखा है तो क्रोमियम किसको बोलते हैं बेटा, क्रोमियम हमने पढ़ा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्रोमियम होता है और उसका जो सिंबल होता है, का संकेत होता है वो होता है Cr, तो मैंने लिख दिया बेटा सिंबल Cr। ठीक है, क्रोमियम लिख दिया। अब यहाँ पर बेटा ये जो वर्ड लिखा है ना ट्रीस 1,2 डायमाइन, इसको समझो थोड़ा। 1,2 डायमाइन को हम इथिलीन डायमाइन बोलते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं बेटा EN। अब EN लिखा है, ठीक है, और उसके आगे ट्रिस लिखा है। ट्रिस का मतलब क्या है, देखो जब भी लिगेंड को हम लिखते हैं तो हमने बोला सर जितने लिगेंड होंगे उनके नंबर को लिखते हैं, अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। लेकिन बेटा एक बात आपको याद रखना है कि अगर लिगेंड का नाम जो है उसके नाम में ही डाई टाई टेट्रा आ रहा है तो फिर उसके नंबर ऑफ लिगेंड को हम 20 ट्रिस से लिखते हैं। कैसे सर, जैसे EN जो होता है उसका नाम आता है इथिलीन डायमाइन या फिर उसको हम बोलते हैं 1,2 डायमाइन। अब 1,2 डायमाइन में आप देखो इसका नाम ही 1,2 डायमाइन है, लिगेंड का नाम ही 1,2 डायमाइन है, तो इसके नाम में ही डाई वर्ड आ रहा है तो इसके लिए अगर 2 होंगे तो इसके लिए हम डाई नहीं लिखेंगे। अगर दो EN होंगे तो 2 EN के लिए हम डाई 1,2 डायमाइन नहीं लिखेंगे।
फिर तो सेम सेम हो जाएगा। तो लिगेंड के नाम में ही अगर डाई टाई टेट्रा आता है तो फिर यहाँ पर हम जब नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं तो यहाँ पे 20 ट्रीस वर्ड यूज करते हैं। 20 मतलब 2, ट्रीस मतलब 3। तो यहाँ पर ट्रीस लिखा है, इसका मतलब ईएन, 1 टू डायमाइन तो आपने बोल दिया सर ईएन है, तो मैंने लिख दिया सर 1 टू डायमाइन। ठीक है, अब इसके पहले लिखा है ट्रीस। ट्रीस का मतलब क्या है? ट्रीस का मतलब यहाँ पे ये 3 है। कितना है बेटा? 3 है, तो मैंने लिख दिया बेटा 3। ठीक है, चलो 3 लिख दिया। अगला हमने बोला बेटा कि ट्रीस 1 टू डायमाइन, तो हो गया ट्रीस 1 टू डायमाइन, फिर लिखा क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट में बेटा 3 लिखा है, ये हम बाद में देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बाद में देखना है। फिर लिखा है बेटा क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि सर क्लोराइड लिखा है तो इतना तो हमको पता है Cl लिखना है, लेकिन Cl लिखना कहाँ है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बाहर लिखना है। तो याद रखो, अगर आपका Cl ये बाहर लिखा है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, क्योंकि बाहर लिखा मतलब काउंटर आयन के फॉर्म में है। अगर यही चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है तो ये लिगेंड बन गया है, तो इसके लिए क्लोरिडो लिखेंगे। तो अंदर लिखा होगा तो क्लोरिडो लिखा होगा, बाहर लिखना है तो लिखा होगा क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोराइड लिखा है तो आप कहाँ लिखोगे बेटा? ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। अब हमको ये भी नहीं पता सर कि बाहर लिखे तो Cl2 लिखे कि Cl3 लिखे, तो यहाँ पर आपको किससे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दिया है क्रोमियम का, क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है 3। अब 3 कैसे निकालेंगे बेटा? En का होता है 0, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा? 0। अब यहाँ पर Cl कितने होंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा? तो आपको होता सिर्फ इकलौता Cl बचा है, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 3 क्लोरीन लगाओगे तो -3, एक से उधर जाके +3, यानी यहाँ पर Cl3 आएगा, जिस तरह से इसका नाम हो जाएगा। और ये आपका एक फॉर्मूले से, एक नाम से फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही, अगर आपको क्या बोलते हैं कि ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद है तो बहुत सारे नाम आपको बन जाएंगे, और आपके जितने भी एनसीईआरटी में दिए हैं वो सीधे सीधे उसी में से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 2 नंबर का, 2 या तो आपको नाम बनाने को आ जाएंगे, मतलब फॉर्मूला दे दिया जाएगा, नाम बताना है, या फिर नाम दे दिया जाएगा, फॉर्मूला बताना है। तो ये दोनों इजी है, बट आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज होगी। ऑक्सीजन संख्या आएगी तो बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है बेटा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें जो भी चीजें पढ़ाई है आप अच्छे से रीड कर लो, आईपीसी नेम की प्रैक्टिस करो, और हम आने वाले टाइम में अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। इससे 7 नंबर बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं में से बन जाते हैं बहुत सारे, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको इसी तरह से हमसे जुड़े रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अच्छे से ज्यादा जुड़ें, और हम आपको ऐसे सारे आईएमपी क्वेश्चन दें ताकि आपके फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी टॉपिक की तरह ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप सब इस सुविधा का लाभ उठा सके। धन्यवाद।